साथियों नमस्कार। डीएम इंस्टीट्यूट भिंड के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने आपकी संधियों को पूरा किया है कि संधि में जो विसर्ग संधि थी उसकी क्लास थी। तो संधि हमारी अब लगभग लगभग या हम ये कह सकते हैं कि संधि हमारी खत्म हो चुकी हैं। अब हम आज नया नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा लिखा हुआ है आपके सामने है, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे या उपसर्ग के प्रत्यय को जानेंगे। तो सबसे पहले हम उसमें उपसर्ग पढ़ेंगे, क्योंकि हमने अभी तक जितना भी पूरा पढ़ा है उसमें मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ क्या क्या हमने पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने हिंदी वर्णमाला को पढ़ा था। हिंदी व्याकरण में सबसे पहले वर्णमाला, उसके बाद शब्दों का वर्गीकरण, फिर उसके बाद हमने शब्दों के वर्गीकरण के बाद लिंग, वचन, अलंकार, रस और संधियां, इतने को हमने लगभग इतना सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो शेष है उसको आगे हम पढ़ेंगे। इसके साथ ही हमारी बाल विकास की क्लास भी स्टार्ट है, जो आप सबके बीच उपलब्ध है। 3 दिन मैंने बोला था कि सप्ताह में 3 दिन क्लास रहा करेगी, 3 या 4 दिन। तो 3 दिन या 4 दिन आपके बीच क्लास रहा करेगी। तो आज हम जो स्टार्टिंग कर रहे हैं वो है उत्तर। तो दोनों की टाइमिंग भी है। अगर बाल विकास की क्लास है तो 10 बजे, और हिंदी की क्लास है शाम को 5 बजे। बाल विकास की क्लास सुबह 10 बजे। तो आप सब आज हम उपसर्ग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले उपसर्ग कहते किसे हैं, ये हमें जानना होगा। सबसे पहले हम उपसर्ग की परिभाषा लिखेंगे कि उपसर्ग कहते किसे हैं। ये हमें जानना होगा कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो उपसर्ग वह शब्दांश है, लिखना है उपसर्ग वह शब्दांश है। उपसर्ग वह शब्दांश है जिसका जिसका स्वतंत्र जिसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। स्वतंत्र अस्तित्व अस्तित्व नहीं होता है। इसका क्या होता है? स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। उपसर्ग वह शब्दांश है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। तो इसे हम क्या है, उपसर्ग कहते हैं। जो किसी शब्द से पहले जो किसी शब्द से पहले किसी शब्द से पहले किसी शब्द से पहले जुड़कर जुड़कर किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में उसके अर्थ उसके या तो अर्थ में या तो विशिष्टता विशिष्टता या तो विशिष्टता उत्पन्न कर देता है। अर्थ में या तो विशिष्टता उत्पन्न कर देता है, उत्पन्न कर देता है, उत्पन्न कर देता है, या उसके अर्थ को या उसके अर्थ को परिवर्तित परिवर्तित कर देता है, परिवर्तित कर देता है। तो याद रखना है कि उपसर्ग क्या है, उपसर्ग की परिभाषा है। तो उपसर्ग की परिभाषा में क्या रखा गया है कि उपसर्ग वह शब्दांश है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, उसका अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन क्या होता है, लेकिन वह जब वह किसी शब्द से पहले जुड़ जाएगा, अगर किसी शब्द के पहले जुड़ जाएगा तो उसके अर्थ में या तो विशिष्टता
उत्पन्न कर देता है या उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है। इसे हमें याद रखना है कि या तो स्पष्ट, या तो उसकी विशिष्टता होगी या उसका अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे जैसे, अब इसमें जैसे कैसे करना है कि इसको लिखेंगे जैसे, जैसे तो लिखेंगे, पहले इसमें हमने लिखा हार, तो हार क्या है, एक शब्द है, हार क्या है, शब्द है। और इसमें अगर हम कोई उपसर्ग जोड़ दें, जैसे वी उपसर्ग है, तो वी क्या है, उपसर्ग है, वी उपसर्ग है, तो ये क्या हो जाएगा, विहार। तो ये क्या है, हार में कोई उसका अपना अस्तित्व नहीं है, लेकिन जब उपसर्ग में, हार में उसका, हार के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन वी जब हार में उड़ गया तो वो क्या हो गया, विहार। क्योंकि हार का तो अपना मतलब है, लेकिन वी का कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसको क्या बोला गया है कि इसका स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं होता। लेकिन ये शब्द के पहले जुड़ जाएगा तो उसमें अर्थ में विशिष्टता उत्पन्न कर देता है या उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है। अब हिंदी के उपसर्ग, तो अभी हमें उपसर्ग की परिभाषा के बाद कि हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं, तो हमें लिखना है कि हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग। तो हिंदी में लगभग लगभग 20, सॉरी, हिंदी में लगभग अलग अलग उपसर्ग होते हैं, जिसमें संस्कृत में है, कुछ हिंदी में है, कुछ फारसी में। तो हिंदी के जो उपसर्ग हैं उनकी अलग अलग श्रेणियां हैं, हिंदी के उपसर्गों की अलग अलग श्रेणियां हैं जो हमें याद करनी है। तो हिंदी के उपसर्ग हैं, उनमें अलग अलग श्रेणियां हैं। अब हिंदी के उपसर्ग, तो सबसे पहले लिखना है हिंदी में, हिंदी में उपसर्गों, उपसर्गों का, हिंदी में उपसर्गों का आगमन, मतलब आना, वो हिंदी में कहाँ से आए, आगमन। तीन, हिंदी में उपसर्गों का आगमन 3 स्रोतों से हुआ है, स्रोतों से हुआ था, यह हुआ है। तो हिंदी में जो उपसर्ग हैं वो कहाँ से है, हुआ है, तो कहाँ से, 3 स्रोतों से, 3 स्रोतों से उसका आगमन हुआ है, हुआ है, ठीक है। तो कौन कौन से हैं या, और इसी आधार पर, और इसी आधार पर, और इसी आधार पर, और इसी आधार पर उनका श्रेणी विभाजन किया गया, आधार पर उनका श्रेणी विभाजन किया गया है, श्रेणी विभाजन किया गया है, तो उनका इसी आधार पर भी श्रेणी विभाजन किया गया है। ये हमें अच्छे से याद रखना है कि कितने, किस आधार पे इसका जो विभाजन है वो जो है, हिंदी में उपसर्गों का आगमन 3 स्रोतों से हुआ है और इसी आधार पर उनका श्रेणी विभाजन किया गया है। तो इनका 3 स्रोत, मतलब 3 जगह से वो उपसर्ग हिंदी में आए हैं अलग अलग, और फिर इनका उसी आधार पर श्रेणी विभाजन भी किया गया है। तो पहला जो श्रेणी विभाजन है वो है संस्कृत उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग जो हिंदी में आए हैं, इसीलिए उनको अपने लिखा था संस्कृत उपसर्ग, लेकिन अपने हिंदी के उपसर्ग लिखा है ना, तो ये संस्कृत से हिंदी में आए हुए उपसर्ग हैं, संस्कृत से हिंदी में आए हुए उपसर्ग हैं। अब एक साइड आप उपसर्ग लिख सकते हैं, और एक साइड उपसर्ग लिखें और एक साइड उससे बनने वाले शब्द,
उपसर्ग से निर्मित शब्द, उपसर्ग से निर्मित शब्द, उपसर्ग से निर्मित शब्द। अब सबसे पहले जो उपसर्ग है वो है अति। एक एक शब्द ही लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखेंगे, बाकी शब्द आप पढ़ेंगे ढूंढेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। खाली एक उसमें आपको इससे इतना क्लियरिटी हो जाएगा कि कैसे शब्द बनता है। तो एक ये है अति, अति का हो जाएगा इसमें अतिशय, अतिशय। दूसरा है आपका अति, अति उपसर्ग हुआ। याद यही करनी है क्योंकि बाकी शब्दों से में बनते हैं जुड़ के, तो वो आपको देखने पड़ेंगे कैसे जुड़ते हैं कैसे। आदि। तीसरा, तीसरा अनु, अनु। तो अधि का आप बना सकते हैं अधि प्लस कार, अधिकार, अधि प्लस कार अधिकार। और अनु, तो अनु का आपका बन जाएगा अनु प्लस मान, अनुमान। चौथा है, अनु के बाद है चौथा अप, तो अप, और अप प्लस हो जाएगा मान, अपमान। ठीक है। पांचवा नंबर है अप के बाद, पांचवा नंबर है अभी, अभी। तो अभी, अभी का हो जाएगा अभिमान, अभी प्लस मान। छठवां नंबर है, छठवां नंबर है अव, अव। तो अब का हो जाएगा अब प्लस सल, अवसर। सातवां है, सातवां है आ, आ, आ हो जाएगा आ प्लस मरण, आमरण। तो ये सात हो गए आपके संस्कृत में। कितने बता दिए? सात। इसमें हम आपको ये साइज संस्कृत की 21 हैं जो आपको लिखने हैं। सात मैंने आपको यहाँ बता दिए कि सात कौन कौन से हैं कि अत से अतिशय, अधि से अधिकार, अनु से अनुमान, अप से अपमान, अभि से अभिमान, और अब से अवसर, और आ से आमरण। तो ये याद रखने हैं, किसको याद करना है? अधि, अति, अति, अधि, अनु, अप, अधि, अव, आ। तो ये ऐसे याद करने हैं, बाकी तो जब बनेंगे तो आप उनसे समझ सकते हैं कि उन्हें कैसे आपको समझना है। ये आपको देखना, क्योंकि वो जोड़ने के बाद कैसे बने हैं, बाकी तो बने हुए ही आते हैं। आपको खाली समझना है कि इसमें कौन सा तर्क है या प्रत्यय है, ऐसे आते हैं। तो उसमें से आपको समझना होगा कौन सा उत्तर्क। उत्तर्क तो पहले लगते हैं, प्रत्यय बाद में लगते हैं। तो याद रखना, अगर पहले लगा होगा तो उत्तर्क होगा, बस उसमें से निकालना होगा कि कौन सा उपसर्ग है। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब आगे जो हमने ये 7 लिखे हैं, इसके बाद हम 8वां नंबर लिखेंगे। 8वां नंबर हम लिखेंगे। तो 8वां नंबर है, 8वां नंबर है उत। 8वां नंबर है उत, उत। उत का क्या बनेगा? उत का बनेगा उत प्लस दानन, आदन। तो उत्पादन, आ। तो ये हो गया आपका आपादन, अपादन। तो उत प्लस उत्पादन, उत प्लस अपादन, उत्पादन। ठीक है। या उत प्लस पादन, तो उत्पादन। 9वां नंबर हो जाएगा आपका, 9वां नंबर हो जाएगा उप, 9वां नंबर हो जाएगा उप। उप का क्या बनेगा? उप प्लस कार, उपकार, उपकार। 10वां नंबर है, उसके बाद 10वां नंबर है, 10वां नंबर है दुर, दुर। तो दुर का क्या बनेगा? दुर, दुर का बनेगा दुर प्लस जन, दुर प्लस जन, दुर्जन, दुर्जन। 11वां नंबर है
आपका दुर के बाद दुष, दुर के बाद हो जाएगा दुष, दुष। तो दुष का बनेगा दुस्साहस, दुष प्लस साहस, तो दुस्साहस, दुस्साहस। उसके बाद है 12वां नंबर है, 12वां नंबर है, 12वां है निर, सॉरी, उसके बाद नी, 12वां नंबर है नी, नी, नी क्या बनेगा? तो नी का बनेगा निधन सेध बराबर निषेध, निधन सेध बराबर निषेध। 13वां नंबर, 13वां नंबर बनेगा आपका निश, निर, निश नहीं निर, निर, निर का बन जाएगा आपका निर प्लस जन, निर्जन, निर प्लस जन बराबर निर्जन। 14वां नंबर आपका बनेगा, 14 है निश के बाद आपका, निर के बाद निश, निर के बाद निश, तो निश आपका हो जाएगा निश पर निशार, तो निशार, निशार, निश प्लस सार, तो हो जाएगा निस्सार, निस प्लस सार बराबर हो जाएगा निस्सार। फिर इसके बाद है, इसके बाद हो जाएगा आपका परा, 15वां नंबर हो जाएगा परा, तो परा जो होगा वो हो जाएगा पराभव, पराभव, परा प्लस भव, पराभव। 16वां नंबर आपका हो जाएगा, परा के बाद है परि, 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 तो परि हो जाएगा आपका परि माप, परि माप। 17वां नंबर हो जाएगा, 17वां नंबर हो जाएगा प्रति, प्रति प्लस निधि, प्रतिनिधि प्लस प्रतिनिधि। 18वां नंबर है, 18वां नंबर है वी, वी, प्रति के बाद है परि, प्रति, प्र इसमें एक और है, पहले परि के बाद है प्र, परि के बाद आएगा आपका प्र, नहीं तो वो क्या ऊपर नीचे हो जाएगा, तो लिखने में लिख रहे प्र, तो प्र प्लस सार, प्रसार, और प्रति, तो प्रति, प्रति, प्रति मतलब प्र के बाद प्रति, प्रति प्लस निधि, तो प्रतिनिधि, प्रतिनिधि। उसके बाद है 19वां नंबर, 19वां, 19वां है वी, वी प्लस रोध, विरोध, वी प्लस रोध, विरोध। 21, 20, 20, तो 20 हो जाएगा आपका सम, सम, सम का हो जाएगा शम प्लस शम प्लस यम, संयम। और इसके बाद है 21वां, इसके बाद हम यहाँ लिख देंगे 21वां, तो 21वां आपका होगा शु, 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 शु से क्या हो जाएगा? शु प्लस योग, सुयोग, सुयोग। इनको ऐसे आपको रखना है याद। आप कैसे होगा इसका एक ट्रिक बना सकते हैं अपन, अगर अपन को याद करना है और अच्छे से इनको याद रखना है, तो बाकी ये सारे शब्द पीछे वाले कोई वो नहीं, मायने नहीं रखते हैं, आपको याद रखने वाली ट्रिक समझ में आनी चाहिए। तो इसके लिए हमने से आपको बोला था, लिख सकते हैं अति, अधि, अनु, अप, आदि, अव, आ, फिर उसके बाद उप, उत, उर, उप, उत, उप, उत, दूर, दुस, निर, नी, निर, निस, परा, परि, प्र, प्रति, सम, सु। ऐसे याद करते हैं तो उत, अप, उदुर, दुस, नी, निर, निस, नी, निर, निस, परा, परि, प्र, प्रति, सम, सु। ऐसे इनको याद करना है। लगभग आपके 21 ऐसे उपसर्ग हैं जो संस्कृत से हिंदी में आए हुए हैं, इन्हें हमें याद करना है। अब हम संस्कृत के बाद हम जो है
वो हम अब अरबी के उपसर्ग लिखेंगे। तो संस्कृत के बाद दूसरे जो हैं अरबी के उपसर्ग, अरबी के उपसर्ग जो हिंदी में आए हुए हैं। 21 है जो मुख्य हैं, जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं। इन्हें तो हमें याद रखना ही है, ज्यादातर यही पूछे जाते हैं। लेकिन अब कंपटीशन हाई होने के कारण परीक्षाओं में कई बार इन सब को भी पूछा गया है। ऐसा नहीं कह सकते कि ये नहीं पूछे जाएंगे। तो अरबी के हमें उपसर्ग लिखने हैं, लगभग 6 उपसर्ग हैं, तो वो लिखेंगे हम। पहला है अल। अल, तो अल का जो बनेगा वो बनेगा अलबत्ता। अल प्लस बत्ता, अलबत्ता। तो अलबत्ता जो शब्द है वो क्या है, वो उपसर्ग के साथ मिलकर बना है अल से, जो कि अरबी से आया है। इसके बाद है दूसरा है एन। दूसरा है एन। तो एन का होगा आपका एन वक्त, जो बोलते हैं आप एन वक्त पर आए, एन वक्त, एन प्लस वक्त, एन वक्त। तीसरा है आपका, तीसरा है गैर। तो गैर, गैर प्लस सरकारी, गैर सरकारी, गैर सरकारी, जिसको अपन प्राइवेट बोलते हैं, बोले ये गैर सरकारी है। इसके बाद गैर के बाद आएगा आपका फी। फी, तो फी से बनेगा फी, फी से होता है फी प्लस सदी, फीसदी, फीसदी, ये आपका ऐसा। पांचवा है आपका फी के बाद बिला। बिला, तो बिला का क्या होगा, जो बिला से शब्द बना है, बिला, बिला कसूर, बिला कसूर या बिला वजह। तो बिला वजह, इसको हम बोलते हैं बिना वजह। और छठवा और लास्ट है ला। तो ला से बनता है ला प्लस वारिस, ला वारिस, ला वारिस, ये इससे बनता है। तो अरबी के जो उपसर्ग हैं वो लगभग 6 उपसर्ग हैं जो हिंदी में आए हुए हैं। संस्कृत से आए हुए हैं कितने हैं, 21। और हिंदी से अरबी में जो आए हैं, अरबी से आए हैं हिंदी में, वो आपके 6 हैं। ऐसे ही कुछ फारसी के भी उपसर्ग हैं। किसके, फारसी के उपसर्ग हैं। तो अब हम इसके बाद जो तीसरा नंबर है वो हम फारसी के लिखेंगे। फारसी के उपसर्ग, फारसी के उपसर्ग, फारसी के उपसर्ग। तो सबसे पहले हमने जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं वो उपसर्ग लिखे। उसके बाद अरबी से, सॉरी, जो अरबी से हिंदी में आए हैं वो उपसर्ग लिखे। तो वो 21 हैं, ये 6 हैं। और अब फारसी से जो हिंदी में आए हैं वो उपसर्ग लिखेंगे, मतलब फारसी के उपसर्ग। तो फारसी के उपसर्ग लिखना है कम। पहला है कम, कम, तो कम प्लस जोर, कम जोर। दूसरा लिखना है हमको, कम के बाद लिखना है खुश, खुश, खुश हो जाएगा आपका खुश मिजाज, खुश मिजाज, खुश मिजाज। और तीसरा है आपका खुश मिजाज के बाद है दर। तो दर प्लस कार, दर प्लस कार, दरकार। फिर चौथा नंबर है, चौथा नंबर है ना। तो ना प्लस दान, ना प्लस दान, नादान। पांचवा नंबर है, पांचवा नंबर है ब। तो ब प्लस नाम, ब प्लस नाम हो जाएगा बनाम, बनाम। और फिर इसके बाद है बद। तो बद प्लस मास, तो ये हो जाएगा आपका बदमाश, बदमाश। इसके बाद हम सातवां यहाँ लिख देते हैं,
7वां नंबर हम यहाँ लिख देते हैं। 7वां है बर, तो बर प्लस बर, बर प्लस बर प्लस क्या होगा, तो बरखास्त लिखते हैं अपन, बरखास्त, बरखास्त। हालांकि इसको इस पे चढ़ा देते तो बरखास्त ये भी लिखा जाता है, बरखास्त। इसके बाद फिर लिखना है वे, तो वे का लिखना है वे प्लस रहम, बे रहम। फिर 9वां नंबर है, बे के बाद 9वां नंबर है बा, तो बा का लिखना है कायदा और बकायदा, ब क बकायदा, कायदा मतलब जो बकायदा है वो बकायदा है। इसके बाद 10वां नंबर लिखना है बिला, बिला का नंबर है बिला, तो बिला मतलब है बिला वजह, बिना वजह या बिला वजह, तो बिला वजह। उसके बाद 11वां नंबर है सर, तो सर प्लस कार, तो सरकार। और इसके बाद है 12वां और लास्ट नंबर है, 12वां और लास्ट नंबर है आपका हम, तो हम का होगा हम प्लस सफर, तो हम सफर, ये आपका 12वां। ऐसे फारसी के भी 12, तो 21 संस्कृत के, 6 अरबी के और 12 फारसी के उपसर्ग हमने जाने हैं। तो ये उपसर्ग हमको याद भी करने पड़ेंगे, क्योंकि ये चीजें याद करके ही समझ में आएंगी, क्योंकि याद करेंगे तो जब शब्द आपके पास आएगा तो उसमें से हमें छांटने के लिए या उसमें से हमें आंसर को चूज करने के लिए इसको प्रयोग करना पड़ेगा कि इसको कैसे हम उसको तोड़ें, क्योंकि इसको तोड़ के ही वो चीजें समझ में आएंगी। शब्द क्या बनेगा, जैसे दुस्साहस, तो दुस अलग आएगा और हास, दुस प्लस साहस, तो दुस और वहां हाथ भी होगा तो अपन गलती कर सकते हैं, इसलिए दुस को देखना है कि नीचे शाह आधा भी होना चाहिए, तभी वो दुस्साहस होगा, क्योंकि ऐसे उन्होंने दिया शब्द दुस्साहस। तो आपको इसको अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दुस प्लस साहस, तब ये आपका दुस्साहस बनेगा। दुस क्या हो गया आपका उपसर्ग, और ये क्या होगा साहस शब्द, इसलिए क्या बना दुस्साहस, दुस्साहस, इसलिए ये दुस्साहस बन गया। ऐसे हमें याद रखना पड़ेगा कि कौन सा शब्द कैसे तोड़ेंगे और उसको कैसे समझेंगे, क्योंकि जब ये याद होंगे तो तोड़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी, नहीं तो क्या है, इन्हें तोड़ने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। अगर याद होंगे तो हम आसानी से समझ लेंगे कि ये तोड़ने के बाद इसका ये बनेगा, क्योंकि तोड़ते समय अगर उपसर्ग याद है तो तोड़ना आसान है, और अगर उपसर्ग याद नहीं है तो थोड़ा तोड़ना कठिन है, क्योंकि उसको फिर आप समझ नहीं पाएंगे कि हम कैसे तोड़ें। तो बाकी चीजें इन्हें याद करने से ज्यादा समझ में आएंगी। तो अभी मैंने आपको संस्कृत के बताए थे, ऐसे ही मैं एक बार अरबी के रिपीट करता हूँ, इन्हें याद करना है। अल, एन, गेर, फी, विला, ला, तो ऐसे याद कर सकते हैं, अल एन गियर फी विला लह। इसके बाद ऐसे ही फारसी के हैं, तो फारसी के जो उपसर्ग है उन्हें कैसे याद करना है, कम खुश दर ना व बद बर बेबा बिला सरम सरहम सरहम, तो ये ऐसे याद करने पड़ेंगे। लास्ट और अंतिम जो है वो है अंग्रेजी के, आपको ये सीधे इंग्लिश के हैं लेकिन हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तो हमें लिखना है अंग्रेजी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग। तो हमें अंग्रेजी के उपसर्ग लिखने हैं। अब अंग्रेजी के उपसर्ग कैसे लिखेंगे, तो अंग्रेजी के लिखने हैं सब, तो सब होता है, और इसमें अगर किसी में ये सब जब लग जाएगा, जैसे सब इंस्पेक्टर, सब
पोस्ट मास्टर मतलब उस सब, तो सब इंस्पेक्टर होता है जैसे, तो इससे लिख सकते हैं सब पोस्ट मास्टर। मतलब जो पोस्ट मास्टर है, पोस्ट उससे छोटा होता है सब पोस्ट मास्टर। ठीक है, जैसे प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल, ऐसे ही सब इंस्पेक्टर सब तो लिख सकते हैं सब पोस्ट मास्टर। दूसरा है आपका हाफ। तो हाफ जो है वो है आपका इंग्लिश का, और इसको हम जब लिखेंगे तो हम लिखते हैं हाफ पेंट, हाफ बॉडी, और हाफ पेंट, हाफ और मिला के लिखेंगे तो इसको हम पढ़ेंगे हाफ पेंट। हम लिखते भी हैं हाफ पेंट। इसके बाद तीसरा है हेड। हेड, हेड, हेड मास्टर। तो हेड मास्टर, अब इसको हम कैसे लिख समझ सकते हैं कि मास्टर होता है और उन सबका जो हेड है वो मास्टर है, हेड मास्टर है। तो हेड मुंशी, हेड पंडित, ऐसे भी आप लिख सकते हैं हेड मुंशी। तो ये भी हम लिख सकते हैं, हेड मास्टर की बात में ऐसे जो हेड है उन सबका मेन आदमी है वो क्या है, हेड। इसके बाद है वाइस। तो वाइस मैं भी बताया था, ये इंग्लिश के शब्द हैं जो लिखते हैं वाइस कैप्टन। एक होता है कैप्टन, एक होता है वाइस कैप्टन। तो कैप्टन के नीचे बाद जो जिम्मेदारी संभालेगा वो वाइस कैप्टन होता है। तो ऐसे हमें याद रखना है कि कैसे इंग्लिश में उपसर्ग होते हैं, कैसे फारसी में होते हैं, और कैसे अरबी में होते हैं, और कैसे वो संस्कृत में होते हैं। तो हर में अलग अलग होते हैं, उन्हें हमें याद करना है, और याद करेंगे तो बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि आज जो है हम तो क्लास में पढ़ रहे हैं तो प्रत्यय और उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय। तो आज की क्लास में मैंने आपको उपसर्ग बताई है, क्योंकि आज हम इतनी ही क्लास रखेंगे, उपसर्ग ही करेंगे, क्योंकि ये आपको याद भी करने होंगे। और दोनों जब मिक्स हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, तो आपको याद करने में दिक्कत आएगी। इसलिए आपके लिए एक दिन का समय रहेगा कि आप एक दिन में इन्हें कर सकते हैं याद। और जब इन्हें याद कर लेंगे तो हम नेक्स्ट उपसर्ग के बाद जो है वो हम प्रत्यय लिखेंगे और पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रत्यय होते हैं, क्योंकि प्रत्यय में थोड़ा समझना भी होगा। उसमें अलग अलग होते हैं, तद्दंत होते हैं, कृदंत, फिर उनका कृत्य करना है, उनको बनाना है, बांटना है, तो वो थोड़ा लंबा टॉपिक हो सकता है। उपसर्ग इतना लंबा टॉपिक नहीं था, तो इसलिए उसके लिए एक अलग क्लास रखेंगे। तो आज की क्लास में हम उपसर्ग को कंप्लीट किए हैं। उपसर्ग जितने भी आपको पास बुकें हैं या कुछ भी है जहां आपको ये क्वेश्चन मिलते हैं, तो इनको पढ़कर आप उनमें प्रयोग करके देख सकते हैं। हालांकि ज्यादा कठिन टॉपिक नहीं है, लेकिन अपने लिए अगर टॉपिक कठिन है तो आप उसको ऐसे ही करके उसको बार बार एग्जाम्पल लगा के उसको सरल कर सकते हैं, और इसमें इतना ज्यादा कोई काम भी नहीं है, वर्क भी नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। बाकी चीजें उपसर्ग के बाद जो हमारा प्रत्यय है वो नेक्स्ट क्लास में रहेगा। आज की क्लास हम यही खत्म करेंगे, भले ही ये क्लास छोटी हो या जितनी भी हो। कोशिश ये है कि आप सबको कम मटेरियल समझा के बता के जिसको ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी कवर किया जा सके, क्योंकि अगर हम दो क्लास करेंगे तो अलग अलग रहेगा और आसानी भी रहेगी पढ़ने में। अगर इसी को हम मिला देंगे और एक साथ दे देंगे तो आपको ये थोड़ा कठिन लगेगा। मैंने सारे शब्दों को आपको एक एक शब्द बताए हैं कि कैसे और भी लिख सकते थे, लेकिन वो आपको लिखने से कोई मतलब नहीं, वो आप प्रयोग करें। जितनी भी आप पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, वहां से ये सारे क्वेश्चन आप निकाल के आसानी से कर सकते हैं, कि वहां से आप सारे क्वेश्चन निकालिए और उन क्वेश्चनों को लगाइए, फिर आप देखिए कि आपकी गलतियां कहाँ हो रही। आज की क्लास के लिए आप सभी को इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अगर क्लास अच्छी लगी है तो आप सभी लोग लाइक शेयर जरूर करते रहें, क्योंकि बार बार आपको ये शब्द बोलने से अच्छा भी नहीं लगता कि मैं बार बार आपको कोशिश करूं। और ज्यादा से ज्यादा लोगों में जब हम इनको पहुंचाएंगे तो वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इसलिए आज क्लास के लिए आप सभी को नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी का आप बाल विकास क्लास भी उपलब्ध है, आप देख सकते हैं।